जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली वीडियो संख्या 310 में। आज दिनांक है 7 अगस्त 2020 और आज से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं करंट अफेयर्स के, साथ ही साथ जो भी स्टैटिक जीके के फैक्ट्स आपके करंट से रिलेटेड होते हैं, उनको लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। ठीक है, और हम हर रोज आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, लास्ट में उसका कमेंट बहुत लोगों ने देना शुरू कर दिया। आप जितने लोग भी वीडियोज़ को देख रहे हैं वो सभी लोग उसका कमेंट जरूर दें। ठीक है, बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। भारत के पहले हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की रूपरेखा किस देश ने तैयार की है? उत्तर है नीदरलैंड। अब ध्यान देंगे, जब बात भारत की आई है तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिम तेंदुआ हमारे किस राज्य का राजकीय पशु है। तो हिमाचल प्रदेश का आपने नाम सुना होगा, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर। अब ध्यान देंगे कि भारत हिम तेंदुआ की आबादी और उसकी भौगोलिक सीमा का अनुमान लगाने के लिए अपना पहला सर्वेक्षण करेगा। ठीक है, और इस सर्वेक्षण के तहत एक लक्ष्य रखा गया है कि हमें आने वाले अगले 10 सालों में अपने यहाँ तेंदुए की आबादी को दोगुना करना है। और इसका निरीक्षण कौन करेगा? तो इसका निरीक्षण करेगा सर्वेक्षण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि जो हिम तेंदुआ है वो भारत के उच्च हिमालयी और ट्रांस हिमालयी क्षेत्र के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पाया जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? जम्मू एंड कश्मीर। वर्तमान में सिर्फ 3 ही राज्यों में, किसमें? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, सिर्फ 3 ही राज्यों में ये प्लान जारी है और एक जम्मू कश्मीर में जारी है, यानी अरुणाचल प्रदेश में ये अभी अभियान जारी नहीं है। अब बात यहाँ पे आई है नीदरलैंड की, तो सबसे पहले नीदरलैंड से एक प्रश्न बनता है। नीदरलैंड जैसे ही आपके दिमाग में आएगा, नीदरलैंड की प्रशासनिक राजधानी है द हेग, और द हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? तो द हेग के शांति पैलेस में। अब नीदरलैंड की राजधानी का है, प्रशासनिक राजधानी तो द हेग हो गई, राजधानी का है एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड के मूल निवासी कौन है? डच। ठीक है, और एक बात और भी ध्यान देंगे, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रुत्ते। ठीक है, और इसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ नीदरलैंड किस महाद्वीप का भाग है? तो नीदरलैंड आता है यूरोपीय महाद्वीप में। ठीक है, बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। गलत उम्र बताने पर बीसीसीआई ने गलत उम्र बताने पर खिलाड़ियों के लिए बीसीसीआई ने कैसी सजा निर्धारित की है? उत्तर है कि 2 साल का प्रतिबंध उन पर लगा दिया है। ठीक है, और हमने यहाँ पे बात आई है बीसीसीआई की। ठीक है, तो बीसीसीआई से रिलेटेड लगभग 2 से 3 मिनट का फैक्ट्स, जो कि जहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, कि उसके अध्यक्ष कौन हैं या फिर अन्य जो भी चीज़ें हैं, उनको मैंने डेली वीडियो संख्या 295 यानी 295 के प्रश्न संख्या 5 में इन डिटेल डिस्कस कर रखा है। और हर एक फैक्ट्स को मैं दोबारा रिपीट नहीं कर पाता, इसलिए क्योंकि हमारे कंटेंट हर एक प्रश्न से रिलेटेड, वो जिस एग्जाम से जुड़े हुए प्रश्न आते रहते हैं वो सभी हम उसको एक जगह समाहित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप डेली वीडियो संख्या 295 का प्रश्न संख्या 5 देखें। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड क्लास थेंजुल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? उत्तर है मिजोरम। अब ध्यान देंगे आप कि मिजोरम के पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, जैसे ध्यान देंगे कि इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। किसने किया? केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। ठीक है, अब एक बात और भी ध्यान देंगे, यह परियोजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत की गई है। यहाँ से ये आप लाइन जरूर याद रखेंगे। ठीक है, और एक बात और भी कि ये थेंजॉल गोल्फ रिजॉर्ट जो है वो कम लागत में अच्छे गोल्फ की ट्रेनिंग देने के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, मिजोरम से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे मुख्यमंत्री कौन है? पू जोरम थांगा। ठीक है, और मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजॉल, जैसा कि आप सभी को पता है। और मिजोरम के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई। इतनी जानकारी हमें प्रश्न संख्या 3 से मिलती है। बढ़ते अपने प्रश्न संख्या 4 की तरफ। अयोध्या में राम जन्मभूमि एवं हनुमानगढ़ी का दर्शन करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? उत्तर है नरेंद्र मोदी। इससे पहले राजीव गांधी भी गए थे, लेकिन वो दोनों जगह नहीं गए थे। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है मनोज सिन्हा। अब ध्यान देंगे कि मनोज सिन्हा जो है वो गाजीपुर संसदीय सीट से आते थे। ठीक, और वो पिछले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री भी रहे। एक बात और भी ध्यान देंगे कि
मनोज सिन्हा ने किसका जगह लिया, यानी किसकी जगह पे इनकी नियुक्ति हुई है, ठीक है। तो मनोज सिन्हा जो है वो जो इनसे पहले उपराज्यपाल थे, उपराज्यपाल कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्हीं के जगह पे कौन है, मनोज सिन्हा, ठीक है। और आपको पता भी है कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है। और आपको एक बात और भी पता है कि दिल्ली और पुदुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर कि मुख्यमंत्री भी आते हैं, ठीक है। बाकी जगहों पे मुख्यमंत्री नहीं आते, डायरेक्ट वहाँ का प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल के हाथों में होता है, ठीक है। अब एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि उपराज्यपाल का बात हमने किया, यहाँ से एक टॉपिक रिलेटेड हो सकता है राज्यपाल का, तो ध्यान देंगे उपराज्यपाल हो या फिर राज्यपाल हो, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, और इस्तीफा भी कौन स्वीकार करता है, राष्ट्रपति ही स्वीकार करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि अनुच्छेद 153 से लेकर के और 162 तक में बात कही गई है राज्यपाल के बारे में। मैं उपराज्यपाल यहाँ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि राज्यपाल के बारे में कही गई है, जिसमें अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। और 155 में कहा गया कि अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, ठीक है। और 157 और 58 में कहा गया है कि इसके तहत राज्यपाल की पद के लिए पात्रता की विवरण दी जाएगी, जैसे कि एक राज्यपाल होने के लिए आपके किन किन क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा, ठीक है। और ओवरऑल कहें तो अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक में जो भी विवरण है वो राज्यपाल संबंधी है, ठीक है। तो इतनी जानकारी हमें प्रश्न संख्या 5 से मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। सेबी यानी SEBI के वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया? ध्यान देंगे, उत्तर है 28 फरवरी 2022। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान देंगे बहुत अच्छे से, सबसे पहला ये सेबी का फुल फॉर्म क्या है, तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका ऑनर कौन है, तो ये भारत सरकार के अधीन है, अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ऑन करती है। और हेडक्वार्टर का है इसका मुंबई में, और इसकी स्थापना कब हुई, तो 12 अप्रैल 1988 यानी 1988 को इसकी स्थापना हो गई थी। लेकिन यह पावर में कब से है, 30 जनवरी 1992 से। किस एक्ट के तहत, तो सेबी एक्ट 1992 के तहत। अब एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि ये जो अजय जी हैं, ठीक है, अजय त्यागी हैं, इनका जो कार्यकाल है वो 18 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया, और जिसकी वजह से 28 फरवरी 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ के चला गया। इससे पहले भी इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था, ठीक है, क्योंकि ये आए थे, इनकी जब नियुक्ति हुई थी तो ये मार्च 2017 में आए थे, और इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था मार्च 2020 में, ठीक है। लेकिन उस समय बढ़ा करके इनको अगस्त तक किया गया, ठीक है। और अब अगस्त से 1 सितंबर 2020 को इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, लेकिन उससे बढ़ा करके कब तक कर दिया, 28 फरवरी 2022 तक कर दिया गया। तो ये फैक्ट्स थे आपको सेबी से रिलेटेड, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। किस राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र यानी PPP लॉन्च किया? उत्तर है हरियाणा। अब ध्यान देंगे कि जैसे आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड व्यक्ति के पहचान के लिए होता है, ठीक उसी तरह से परिवार पहचान पत्र परिवार के पहचान के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, या फिर जैसे वन नेशन वन कार्ड हो गया, ठीक उसी तर्ज पे PPP को हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने यहाँ लॉन्च किया, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य कि जो भी योजनाएं हैं जो कि आप लाभार्थी को मिलना चाहिए, ठीक, तो वो उस कार्ड के माध्यम से उस योजनाओं को जोड़ा जाएगा, और बिना किसी ब्रेक के उनको वो योजनाओं का लाभ उचित तरीके से प्राप्त कराया जा सकेगा, जिसमें कि ब्यूरोक्रेसी का जो हावीपन है वो थोड़ा कम होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अब एक बात यहाँ से और भी ध्यान देंगे कि हरियाणा के गवर्नर कौन है। मुख्यमंत्री का तो सबको नाम पता होगा, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। और इसकी मुख्यमंत्री ने कहाँ से शुभारंभ किया है, तो ये की है पंचकुला से, ठीक है। और गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर किस शैली में होगा? उत्तर है नागर शैली। अब नागर शैली अधिकतर मंदिरों को बनाने के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है, जो कि एक चतुष्कोणीय शैली होता है, ठीक, जिसमें कि ऊपर का और नीचे का दोनों का पार्ट लगभग चतुष्कोणीय होगा, ठीक। एक बात और भी ध्यान देंगे आप कि नागर शैली का विस्तार भारत में हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत माला तक देखा गया, और अक्सर इस शैली का प्रयोग मंदिरों को बनाने के लिए किया गया है, ठीक।
तो बढ़ते अपने अगली प्रश्न संख्या 9 की तरफ। अयोध्या के राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? उत्तर है चंद्रकांत सोमपुरा। और इसे आप रट जाएंगे क्योंकि जिस कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हुए हों, हो सकता है कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए बना हुआ था। ठीक, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। लेह में स्थित केबियार हवाई अड्डा की सुरक्षा किसे सौंपी गई है? उत्तर है CISF। अब CISF का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज फोर्स, जिसका मोटो क्या है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। स्थापना कब हुई या बना कब था CISF? तो 10 मार्च 1969 यानी 1969 को। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। iMSQ मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया? उत्तर है तेलंगाना। अब ध्यान देंगे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। कब अलग हुआ? तो पूर्ण रूप से तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को नया राज्य के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, और आंध्र प्रदेश जो है वो तटीय राज्य है, जबकि तेलंगाना तटीय राज्य नहीं है। और 10 वर्षों तक आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद रहेगी और तेलंगाना की तो हमेशा के लिए हैदराबाद रहेगी। ठीक है, लेकिन 10 वर्षों के बाद अमरावती उसकी कैपिटल शिफ्ट कर दी जाएगी। तथा पीछे के डेली डोज में मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 3 तरह की राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा है, तो वो किन किन जगहों पर अपने राजधानी बनाएंगे उसको आप जाकर के पीछे की वीडियो से जरूर देख लीजिए। ठीक है, अब तेलंगाना का अर्थ होता है कि तेलुगु भाषियों की भूमि। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिल साई सौंदरराजन। कौन है? तमिल साई सौंदरराजन। और तेलंगाना का हाईकोर्ट कहाँ है? हैदराबाद ही है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको तेलंगाना से मिलती है। बढ़ते हमने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। पर्यावरण स्थिरता हेतु फिक्की CSR पुरस्कार किसे मिला है? उत्तर है डालमिया भारत समूह को। अब ध्यान देंगे यहाँ पे फिक्की जो है इसकी भी चर्चा मैंने पीछे के डेली डोज संख्या 298 के लगभग में किया हुआ है, तो वहां से जाकर के आप देख लेंगे। CSR के बारे में भी मैंने वहीं पे बताया। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। गुयाना के प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली है? उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और यहीं पे यूनाइटेड अरब अमीरात में IPL 2020 होना है, और महिला वाला भी जो T20 है वो भी कहाँ होना है? UAE में ही होना है। कब से कब तक होना है पुरुष वाला? तो 19 सितंबर से 10 नवंबर तक। ठीक है, जबकि महिला वाला कब तक होना है? तो 1 नवंबर से 10 नवंबर तक। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ेंगे। बतौर कप्तान सर्वाधिक छक्का लगाने वाला क्रिकेटर कौन बन गया? उत्तर है इयान मॉर्गन। कौन है? इयान मॉर्गन। तो एक बात यहाँ से आप जरूर ध्यान देंगे। अच्छा, एक मैंने प्रश्न संख्या 13 स्किप कर गया। ध्यान देंगे, गुयाना के प्रधानमंत्री की शपथ किसने ली है? उत्तर है मार्क एंथनी फिलिप। यहाँ पर गलती से संयुक्त अरब अमीरात आ गया। ठीक है, और मैंने वही उसकी डिस्कस कर दी थी। तो गुयाना के प्रधानमंत्री की शपथ किसने ली है? मार्क एंथनी फिलिप। और मैंने इस प्रश्न को गुयाना से संबंधित उसके राष्ट्रपति ने भी अभी हाल ही में ली है, तो इसकी चर्चा मैंने जस्ट पीछे के डेली डोज संख्या 309 के प्रश्न संख्या 11 में इसकी चर्चा करी है। तो आप जाकर के वहां से इस चीज को देख लेंगे। साथ ही साथ यहाँ संयुक्त अरब अमीरात के जगह पे क्या होगा? मार्क एंथनी फिलिप। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। बतौर कप्तान सर्वाधिक छक्का लगाने वाला क्रिकेटर कौन बन गया? उत्तर है इयान मॉर्गन। कौन? इयान मॉर्गन। अब ध्यान देंगे कि जो इयान मॉर्गन है वो आयरलैंड देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे। कब से कब तक? 2003 से लेकर 2009 तक। और उसके बाद 2009 से लेकर अभी तक के वर्तमान में वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ क्रिकेट में, और ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं। ठीक है, अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि इयान मॉर्गन का पूरा नाम जो है वो इयान मॉर्गन यूसुफ जेरार्ड है, और इनका उपनाम क्या है? मोजी। ध्यान देंगे ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और राइट हैंड बॉलर हैं। ठीक है, और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। चीन से सटे किस राज्य में गांवों में केंद्र सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के निर्णय लिया है? उत्तर है उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तराखंड के CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। CCTV कैमरों में निगरानी के मामले में भारत का अग्रणी शहर कौन सा है? उत्तर है हैदराबाद। ठीक है, और हैदराबाद से रिलेटेड अभी आपने देखा कि हैदराबाद जो है वो आंध्र प्रदेश की भी वर्तमान में राजधानी है और तेलंगाना की भी। ठीक है,
तो ये सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में भारत का अग्रणी शहर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। विश्व में सर्वाधिक शीर्ष 20 सर्वाधिक सर्वेक्षण वाले शहरों की सूची में हैदराबाद का स्थान है। उत्तर है 16वां। ठीक है, और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुई विस्फोट में कौन सा केमिकल था? उत्तर है अमोनियम नाइट्रेट। और मुझे उम्मीद है कि अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला आप सभी को बखूबी पता होगा। ठीक है, और इसी के साथ हमने पिछले रोज आपसे एक प्रश्न पूछा था कि ओडीआई क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाने वाले कौन भारतीय क्रिकेटर हैं? तो उत्तर है साउथ अफ्रीका के खिलाफ किसने लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने। किसने लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने। कब लगाया था? फरवरी 2010 में। और इस मैच में सचिन तेंदुलकर जो थे वो नाबाद भी रहे थे। ठीक है, तो हम आज आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, विषाणु की खोज किसने की थी? मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न हर किसी को याद होगा। ठीक है, तो आप एक काम करें, विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं उनको भी गूगल करके देखें। ठीक है, और इन डिटेल एक्सप्लेनेशन जितना आपको पता है विषाणु के बारे में, ठीक, सभी को कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, बढ़ते हैं, फिर मिलेंगे अगले डेली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।